गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग परमाणु भौतिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिससे रिलेटेड मैंने आपको 3 वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें एक में थॉमसन का था, फिर रदरफोर्ड का था और कल के वीडियो में नील्स बोर का था। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था एलवे कक्ष की त्रिज्या। एनवे कक्ष की त्रिज्या, और एनवे कक्ष की त्रिज्या थी Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट हम कल निकाल चुके थे। ये एनवे कक्ष की त्रिज्या थी, चक्का लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की एनवे कक्ष की त्रिज्या। अच्छा, हमारा जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, बोर का जो परमाणु मॉडल है, वो केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही उपयुक्त माना गया है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर कितना होता है? 1। तो Rn बराबर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। Z बराबर 1 ले लिया हमने हाइड्रोजन के लिए, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। अब इसे मान रखते हैं भिन्न भिन्न राशियों के। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा? 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम जब फर्स्ट पेज पढ़ाएंगे ना, जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, है ना, उसमें ये मान आते हैं। ये एक कांस्टेंट है, इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। H प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 × 10⁻34। ये आप लोगों को पता थी। m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। E यहां पर आवेश है इलेक्ट्रॉन का, जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इन सभी राशियों को इसमें रखिए। Rn बराबर 8.85 × 10⁻12 गुणा n स्क्वायर का मान तो हमें पता ही नहीं, h स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 6.6 × 10⁻34 और उसकी वैल्यू हो जाएगी ये स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें नहीं पता, पाई की वैल्यू 3.14, मतलब इसमें नहीं दी हुई है, पर ये होती है 3.14। n की वैल्यू है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 का भी क्या है, ये स्क्वायर। तो Rn बराबर इन सभी राशियों को हल करने पर, वैसे तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे अगर डायरेक्ट याद रख ले तो ज्यादा सही है। बाकी अब जब इन सभी राशियों को हल करेंगे तो आपका मान आएगा 0.529 × 10⁻10 है ना, इंटू n स्क्वायर, और वो भी किसमें? मीटर में। या इसको आप लिख सकते हैं Rn बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 को हम लोग एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। जब वैसे मैंने बताया भी था आपको कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है, और इन सब मानों को रखकर हम प्राप्त भी कर लेते हैं। ये कोई नया डेरिवेशन नहीं कराया मैंने आपको,
वो कल के ही डेरिवेशन को थोड़ा इनहेंस यानी कि आगे बढ़ाया है, और आगे बढ़ाकर मैंने आपको nवें कक्ष की त्रिज्या के बारे में समझाया है। जो हमने कल ही निकाल लिया था आपको एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z स्क्वायर। अब तो बस इसमें हमने क्या रखे हैं, मान रखे हैं, और मान रख के ये प्राप्त किया है कि nवें कक्ष की जो त्रिज्या होती है वो rn बराबर 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में इतनी होगी। ठीक है, ये nवें कक्ष की त्रिज्या है। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। आइए, बोर का जो ये मॉडल है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन के लिए ज्यादा उपयुक्त है, और कि ये इसकी कमी भी है एक तरह से कि बोर का मॉडल हाइड्रोजन के बारे में तो बहुत अच्छी बात करता है और में नहीं करता। तो हम देखते हैं इसमें आगे। आइए, देखिए प्रथम कक्षा की बात करें n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए प्रथम कक्षा की बात करें तो Rn यानी R1 हो गया, और R1 बराबर कितना होगा 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर, और ये आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए R2 बराबर 0.529 और 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 0.529 में आप कितने का गुणा और कर दीजिए 4। ऐसे ही n बराबर 3 के लिए R3 बराबर 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम द्वितीय एवं तृतीय, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कक्ष की त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 अनुपात R3 1 अनुपात 4 अनुपात 9 होगा। वो आप देख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्याओं का जो अनुपात है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कक्ष की त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 अनुपात R3 जो है वो 1 अनुपात 4 अनुपात 9 है। ये एक बार आया इस तरह से सिद्ध करने के लिए, और एक सूत्र भी बन जाता है कि R1 तो सब में रहेगा ही रहेगा 0.529, तो Rn बराबर जो है R1 इंटू n स्क्वायर। बस कक्ष संख्या रखिए, R1 तो आपको याद ही होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम है, और उसमें सीधे कक्ष संख्या रखिए, दूसरे के निकालनी 2 रखिए, तीसरे के निकालनी 3 रखिए, और तुरंत आंसर प्राप्त कीजिए। ये है आपका nवें कक्ष की त्रिज्या का जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये पहला डेरिवेशन बोर के मॉडल का आपका हो गया, जिसमें हमने nवें कक्ष की त्रिज्या के बारे में अध्ययन किया, और हमारा दूसरा है nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग। आइए देखिए, nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, कल आपने जो निकाली थी वो त्रिज्या निकाली थी, आज आप जो निकाल रहे हैं वो वेग निकाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर की फर्स्ट परिकल्पना, प्रथम परिकल्पना क्या कहती है? बोर की प्रथम परिकल्पना के अनुसार
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्का लगाते हैं और चक्का लगाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है mv²/r वो प्राप्त होता है कूलाम के आकर्षण बल से kZe²/r²। चूंकि ये n है तो Rn आएगा, वेग Vn आएगा। कोई भी डेरिवेशन जो बोर का स्टार्ट हो रहा है वो इसी तरीके से स्टार्ट हो रहा है। और आप यूं कहें कि सर ये तो हमें पता ही है, हम सीधे लिखा है। देखिए आप ये मान के चलिए सामने वाले को कुछ नहीं आता, आपको कंप्लीट समझाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये Rn से आपका एक Rn कैंसिल हो जाएगा, तो mVn² बराबर क्या आएगा, kZe²/Rn, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से बोर की द्वितीय परिकल्पना, बोर की दूसरी परिकल्पना क्या कहती है? बोर की दूसरी परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी कि mVn/Rn बराबर nh/2π। आपको निकालना है Vn, है ना। कोई भी तिकड़म लगाइए, कोई भी व्यवस्था कीजिए, ऐसी भी कैलकुलेशन कीजिए, Vn का मान निकालिए। और मुझे तो बड़ा आसान दिख रहा है, समीकरण 1 में 2 से भाग दे तो Vn सीधा सीधा आ जाएगा। समीकरण समीकरण 1 में, समीकरण 2 से, 1 में 2 से भाग दे देगा, दीजिए भाग। लेफ्ट साइड टर्म का लेफ्ट साइड mVn² और नीचे mVn/Rn बराबर kZe²/Rn, और नीचे क्या आएगा बताओ, NH, और ऊपर क्या आएगा, m से m कैंसिल हुआ, Rn से Rn कैंसिल हुआ, Vn से Vn कैंसिल हुआ। तो और k बराबर भी आप जानते हैं, मैंने कल बताया था आपको 1/4πε0। तो Vn बराबर क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं, देखिए Vn बराबर आया k की जगह 1/4πε0 Ze²2π/NH, पाई से पाई गया और 2 से ये 2 टाइम गया, तो Vn बराबर Ze²2ε0NH। ये समीकरण नंबर 3 है। ये nवें कक्ष में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग का समीकरण है। देखिए वीडियो लेक्चर में मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं, और आप जानते हैं कि डेरिवेशन को जब तक हम स्वयं खुद ना करके देखें वो हमारे दिमाग में बैठेगा नहीं। तो मैं तो आपसे ये कहता हूं कि कोई भी डेरिवेशन या कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं जिसमें डेरिवेशन हो, तो उस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार तो देखिए। जब आप 2-3 बार उसको देखेंगे तो अपने आप ही उस पर आपकी क्या बन जाएगी, पकड़ बन जाएगी, और आप आराम से उसको कर पाएंगे। तो ये nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का समीकरण है। एक बार आप इसे देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता था कि ये जो बोर का परमाणु प्रतिरूप है वो केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही उपयुक्त है ना, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे आप इसमें देखिए nवें कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो आपको पता चल रहा है
कि Vn प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, z, यानी nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग कक्ष संख्या के, जो कक्ष संख्या है परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। दूसरा Vn प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग कक्ष संख्या के, जो कक्ष संख्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे कक्ष संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वेग जो होगा उसके वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, और ये वेग जो है वो z यानी कि परमाणु क्रमांक के समानुपाती है। लेकिन मैंने कहा ना हमारी कैलकुलेशन केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर कितना होगा, 1। तो Vn बराबर क्या आएगा, Vn बराबर आएगा E² अपॉन 2ε0NH। मान रखिए इसका E बराबर आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ε0 बराबर हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और H बराबर जो है वो है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। अब इन सभी राशियों के इसमें मान रखिए, E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, 2 ε0 की जगह 8.85 × 10⁻⁻12। n तो आप जानते हैं कक्ष संख्या है जो बदलती रहेगी, और h की जगह 6.6 × 10⁻⁻34। एक बार देखिए इसको आप, यहां पर E का मान रख दिया 2, ε0 रख दिया, n कक्ष संख्या है जो बदलती रहती है, h का मान रख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सबको सॉल्व जब आप करेंगे ना, Vn की वैल्यू जो निकालेंगे इन सबको हल करने पर वो आएगी 2.18 × 10⁻⁶n मीटर पर सेकंड। यानी nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो वेग आएगा वो आएगा 2.18 × 10⁻⁶n मीटर पर सेकंड। ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी कि nवें कक्ष का वेग जो है वो परमाणु क्रमांक के समानुपाती है, और ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी कि ये कक्ष संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले आप इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए करेंगे तो V1 बराबर कितना आएगा, 2.18 × 10⁻⁶ बटे 1 आएगा, जो सॉल्व करने पर कितना आया, मीटर पर सेकंड। n बराबर 2 के लिए करें तो V2 बराबर 2.18 × 10⁻⁶ बटे 2 भाग बढ़ाइए, 2 एकम 2 पॉइंट, 1 में नहीं जाएगा, 2 नाम 18 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड।
ऐसे ही आप n बराबर 3 के लिए कीजिए, V3 बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6/3, तो ये आएगा 3 सत्ते 21, फिर 3 दूनी 6 और फिर बचेगा 20, 3 छिंग 18 और 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। वैसे अगर आप अनुपात निकालते V1 अनुपात V2 अनुपात V3 तो ये आता 1:1/2 अनुपात 1/3। मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, जैसे जैसे कक्षा संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे वेग बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। देखिए पहले में तो फिर भी एक आया, फिर दूसरे में तो आधा ही रह गया उसका, फिर तीसरे में उसका भी 1/3 रह गया, मतलब 1/3 रह गया इसका, है ना। तो वेग होता है, और अगली बार करेंगे तो 25% यानी कि 1/4 मात्र 25% रह जाएगा, चौथाई रह जाएगा। तो जैसे जैसे कक्षा संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो कम होता जाता है। एक और यहां से बहुत अच्छा सूत्र मिलता है आपको, देखिए Vn बराबर जो है वो V1/n है, यानी तुम्हें खाली V1 याद रखना है। और देखिए वास्तव में सही बोल रहा हूं, आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे R1 प्रथम कक्ष की त्रिज्या है वो फिक्स है 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही प्रथम कक्ष का वेग V1 ये भी निश्चित है और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कोई विकल्प है नहीं। कारण कि अगर आप याद रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम खा जाएगा आपका। ठीक है, तो V1 आपका वेग है और ये 2.18 गुणा 10 की घात 6 होता है, और n यहाँ पर कक्ष संख्या है, तो Vn बराबर आएगा V1/n। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, देखिए मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं इस बात को कि ये जो डेरिवेशन, ये एक्चुअलिटी में डेरिवेशंस हैं, ये एक गणितीय संकल्पना है, और ये ऐसे मेरे बताने से या खाली एक आध बार वीडियो देखने से आपका नहीं बैठेगा इसमें। इसको तो आपको कम से कम 2 बार वीडियो देखने पड़ेंगे और 1-2 बार अपने हाथों से सॉल्व करना पड़ेगा। जब इतना करेंगे आप तब जाके आप ये मानिएगा कि आपका ये डेरिवेशन सही होंगे, नहीं तो होगा ये कि आंसर तो भले ही आपको याद रह जाए लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि प्रोसीजर क्या है। और हमारा जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, मुख्य जो उद्देश्य है इन ऑनलाइन क्लासेस को चलाने का, ये जो वीडियो लेक्चर्स से चलाने का, वो ये है कि हम जो आपको वीडियो पोस्ट करते हैं उसको आप कई बार देखा कीजिए। ये समझ लीजिए ये एक अवसर है कि एक ही टीचर से आप 4-4 बार 5-5 बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जबकि क्लास में तो एक ही बार हो पाएगा। और नोट्स जो मिल रहे हैं उनको हाथ के हाथ पेयर्ड करते चलें। क्यों? एंड में कहीं सोच के बैठे हो कि सर दोबारा नोट्स दिखाएंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेंगे भाग दौड़ चालू हो जाएगी कोर्स कराने के लिए। तो इसलिए कम समय है, सदुपयोग कीजिए और नोट्स को कम से कम फेयर करते रहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बहुत है बच्चों, और अपना ध्यान रखिए और इसको हाथ क्या जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे कल पे मत डालिए, तुरंत के तुरंत ही उसे सॉल्व कीजिए।